वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 9th का फिजिक्स, जिसका हम लोग चल रहा है चैप्टर ग्रेविटेशन को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग को क्या करना है, आगे बढ़ना है। इसका थर्ड लेक्चर आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो देखने जा रहे हैं हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। कहाँ से? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल जी होता है, कैपिटल जी का वैल्यू हम लोग देख चुके हैं, समझे। कैपिटल जी का वैल्यू कितना होता है? 6.7 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट। आगे हम स्मॉल जी का वैल्यू देखने जा रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी की वजह से कितना एक्सेलरेशन होता है इसका वैल्यू देखने जा रहे हैं, राइट। मतलब धरती कितना एक्सेलरेशन से कोई बॉडी को खींचती है। When an object is dropped from some height, कोई ऑब्जेक्ट को जब कुछ हाइट से गिराते हैं उसका वेलोसिटी बढ़ते जाता है कांस्टेंट रेट से, ठीक है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट को गिराते हैं कुछ हाइट से तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इन इट बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। उसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा? ग्रेविटेशनल खिंचाव के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रेविटेशनल खिंचाव, अर्थ के द्वारा। मतलब जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है अर्थ का, उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। एंड दिस एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन मास, ये एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करता है गिरते हुए ऑब्जेक्ट का, राइट। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। चलिए, तो क्या हम लोग देखें, ये ग्रेविटेशनल पुल होता है, ग्रेविटेशनल खिंचाव होता है अर्थ का, जिसके वजह से कोई बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जनरेट होता है, राइट। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल जी, जो किस लेटर से दिखाते हैं? स्मॉल जी से, राइट। द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉडी, बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है। द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी चेंजेस स्लाइटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये जगह बाय जगह ये बदलते रहता है स्मॉल जी का वैल्यू, है ना। बट फॉर मोस्ट ऑफ द पर्पस, लेकिन अत्यधिक पर्पस में, अत्यधिक उद्देश्य के लिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही हम लेते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी के वैल्यू देखिए। तो मैंने कहा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल जी होता है उसका मैक्सिमम पर्पस के लिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही वैल्यू लेते हैं। मतलब दुनिया का हर चीज़ अगर ऊपर से नीचे तरफ गिरता है तो ग्रेविटेशनल पुल जो होता है अर्थ का, उसमें एक्सेलरेशन जनरेट करता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। यही होता है स्मॉल जी का वैल्यू, राइट। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता है ग्राउंड पे ग्रेविटी के एक्शन के अंडर, तो उसका वेलोसिटी बढ़ता है कांस्टेंट रेट से 9.8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, राइट। मतलब 1 सेकेंड में 9.8 मीटर जाएगा, उतना स्पीड से बढ़ते जाता है, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए एवरी सेकेंड ऑफ टाइम इट इज़ फॉलोइंग, हर सेकेंड टाइम होता है तो वो गिरता है 9.8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, राइट। और एक्सेलरेशन कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जब कोई बॉडी ड्रॉप होता है फ्रीली, जब कोई बॉडी को छोड़ दो, फ्रीली मतलब एयर रेजिस्टेंस ना है, ये दूसरा उसके ऊपर कोई फोर्स ना हो, अगेन बस सिर्फ ग्रेविटी रहना चाहिए। इट फॉल्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब वो किस एक्सेलरेशन से गिरता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, और जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है, राइट। जब कोई बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वो अंडरगोज रिटार्डेशन, तो उसका रिटार्डेशन होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे पर तो वेलोसिटी बढ़ता है, लेकिन नीचे से ऊपर जाने पर एक ऐसा समय आता है जब वेलोसिटी घटते 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 जीरो हो जाता है, फिर नीचे गिरने लगता है, राइट। ये पेंसिल को ऊपर फेंके तो पहले तो वेलोसिटी घटते घटते जीरो हो गया होगा, फिर नीचे गिरा होगा, राइट। इसका मतलब कि भैया जब नीचे से ऊपर कोई चीज़ को फेंकते हैं तो उसका रिटार्डेशन होता है, एक्सेलरेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लगातार घटते घटते जीरो हो जाता है उसका वेलोसिटी, ठीक है ना। कोई दिक्कत? चलिए, तो कहता है तो रिटार्डेशन करता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं। सो वेलोसिटी जो है बॉडी का थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विल डिक्रीज एट ए रेट ऑफ 10.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब वेलोसिटी जो है बॉडी का ऊपर फेंकोगे वर्टिकली, मतलब सीधे ऊपर फेंकोगे तो उसका डिक्रीज करने लगता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। वेलोसिटी डिक्रीज यूनिट रीच जीरो, और वेलोसिटी यूनिट बाई यूनिट डिक्रीज करता है, तब तक डिक्रीज करता है जब तक कि वो जीरो नहीं हो जाए, फिर जीरो होकर मैक्सिमम हाइट तक जाता है और फिर नीचे आने लगता है, ठीक है। देखते हो, मान लो कि यहाँ से कोई बॉडी फेंके, यहाँ से कोई बॉडी फेंके, है ना, ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, यहाँ फिर नीचे आने लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब डिक्रीज करने लगा होगा वेलोसिटी। बॉडी देन फॉल्स बैक टू द अर्थ, फिर बॉडी जो है ऊपर से नीचे गिरने लगेगा। एनी अदर बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट, है ना, एनी अदर बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट,
द बॉडी देन फॉल्स बैक टू द अर्थ लाइक एनी अदर बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट। जैसे दूसरा बॉडी गिरने लगता है ऊपर से नीचे, उसी प्रकार ये बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो ये भी मैक्सिमम हाइट तक जाके रुक जाएगा और फिर नीचे गिरने लगेगा। बिफोर वी गो फर्दर, इससे पहले कि हम आगे जाएँ, एंड डिराइव अ फार्मूला टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ लगाता है उसका फार्मूला डिराइव करें। प्लीज़ रिमेंबर दैट व्हेन अ बॉडी इज़ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जब कोई बॉडी अर्थ के सरफेस पे रहता है और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, देन द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज टेकन एज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। कहता है, याद रखिएगा, ध्यान से देखिए, सुनिएगा ध्यान से। बिफोर वी गो फर्दर, इससे पहले हम जाएँ और स्मॉल जी का वैल्यू कैलकुलेट करने का कोई फार्मूला निकालें अर्थ के द्वारा। प्लीज़ रिमेंबर दैट जब कोई बॉडी इज़ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जब कोई बॉडी धरती के ऊपर रहता है यानी धरती के सरफेस पर रहता है या उसके आसपास रहता है, सरफेस के आसपास रहता है, तो देन द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी, तो डिस्टेंस जो होता है उस बॉडी का सेंटर ऑफ अर्थ से उसको रेडियस के बराबर लेते हैं। अब कैसे लेते हैं? मान लीजिए आपके पास बॉडी है, मान लीजिए आपके पास क्या है? बॉडी है। देखिएगा ध्यान से, पहले तो मान लीजिए कि ये अर्थ है, क्या है? अर्थ। ये सेंटर है, यहाँ पे अगर कोई बॉडी है तो सेंटर से इसका डिस्टेंस, यही तो रेडियस होता है। समझ में आ गया होगा? अगर यहाँ पर कोई बॉडी है तो यहाँ मान लेते कोई बॉडी बी है, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो गया उस बॉडी का, मतलब सरफेस पर कोई बॉडी है उससे सेंटर का आर, कैपिटल आर। समझ में आया? माइंड खुला है आप लोग का? चलिए देखिए ध्यान। सो इन दिस केस डिस्टेंस जो होगा स्मॉल आर इन द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम रेडियस ऑफ द अर्थ कैपिटल आर। तो जो फॉर्मूला निकालते हैं उसमें रेडियस लेते हैं स्मॉल आर, तो स्मॉल आर की जगह पर क्या लेंगे? कैपिटल आर लेंगे। जो अर्थ किसका? अर्थ का रेडियस होगा। किसका रेडियस होगा? अर्थ। समझ में आ रहा है? चलिए अब कैलकुलेशन हम लोग करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी का वैल्यू, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, चलिए कोई दिक्कत? देखिए हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन स्मॉल जी का वैल्यू, सही है। अच्छा एक चीज़ आप लोग बता सकते हैं कि अभी तक हम क्या क्या पढ़े, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्या बताओ तो क्या क्या पढ़े? सर पहले तो हम लोग पढ़े हैं कि पहले तो एक्सलेट करने लगेगा और उसका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सलेट करेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर खींच लेगा उसको। चलिए मैंने कहा कि अगर कोई बॉडी अर्थ पे है, अर्थ के सरफेस पे है, तो अर्थ के सरफेस से अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस क्या लेंगे? कैपिटल आर, ठीक है। चलिए अब हम जी का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा बहुत अच्छे, देखिए इफ़ यू ड्रॉप अ बॉडी, मान लो कि कोई बॉडी को, मान लो से कहते हैं कि एक स्टोन है, उसको गिराए, कितना मास है उसका? m, किस डिस्टेंस से? r डिस्टेंस से। कहाँ से? सेंटर ऑफ अर्थ के, जो सेंटर ऑफ अर्थ है, अर्थ का मास कितना है? कैपिटल है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द बॉडी इज गिवन बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? F इक्वल टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हाँ वही पूछ रहे हैं। F इक्वल टू जी G इंटू M1 M2 बाई R स्क्वायर। बहुत अच्छा, इसका मतलब है जी M1 M2 ये दो बॉडी का मास है, राइट। तो देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से जो फोर्स लगेगा, m मास का पत्थर गिर रहा है और धरती के सरफेस से डिस्टेंस उसका कितना है? r है, राइट। या धरती के सरफेस पे हो तो अर्थ की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ कितना फोर्स, कितना डिस्टेंस है? r सेंटर, कितना फोर्स से खींच रहा है। तो जी होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है। m होता है मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m होता है मास ऑफ स्टोन, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया। F इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M बाई आर स्क्वायर, राइट। जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, राइट। दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, ये फोर्स जो है अर्थ लगा रहा है एक्सेलरेशन कराने के लिए स्टोन में, राइट। ड्यू टू विच स्टोन मूव्स डाउनवर्ड, इसी वजह से पत्थर नीचे गिरता है, राइट। वी ऑल्सो नो दैट, हम जानते हैं कि फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, सही है। फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन का एक्सेलरेशन कितना होगा? A इक्वल्स टू F बाई M, A इक्वल्स टू F बाई M। अब आगे देखिए, कहता है पुटिंग द वैल्यू ऑफ फोर्स, फोर्स का वैल्यू पुट करने पर इक्वेशन 1 में एबव रिलेशन वी गेट, हम लोग क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन स्मॉल a इक्वल्स टू जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर, जी M बाई आर स्क्वायर इंटू M, ठीक है। देखिए कैसे होगा ये, देखिएगा ध्यान से। हमारे पास इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है? F इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M
m/r², राइट। अच्छा, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, सही है। अब देखिए क्या कहता है, वो कहता है पुटिंग द वैल्यू ऑफ फोर्स, एफ का वैल्यू डाल देते हैं इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 से एफ का वैल्यू डाल देते हैं एवं रिलेशन में, तो हम लोग क्या मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ से एक्सेलरेशन कितना होगा, बोलिए F/m, और ये एफ का वैल्यू कितना है g, ए बराबर कितना हो जाएगा, एफ का वैल्यू डाल दो g कैपिटल M स्मॉल m बाई r², ये m पहले से है, ये हो गया, m से m कट जाए। अच्छा, a बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M बाई r², ये आ गया। अच्छा, इसमें g का वैल्यू तो फिक्स्ड है, मास ऑफ अर्थ भी फिक्स होता है और रेडियस ऑफ अर्थ भी शायद फिक्स होता है, राइट। अच्छा देखो यहाँ पर दिखा भी है स्पष्ट रूप से क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, देखिएगा ध्यान से, देखो ध्यान से। अब हमारे पास देखो यहाँ पर ए पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग ए नहीं लिख के एक नया सिंबल दे देते हैं स्मॉल जी, ठीक है। ये तो एक्सलेशन नॉर्मल है, ये है। अब ग्रेविटी के लिए स्मॉल जी से स्टूडी नोट करते, कैपिटल जी का वैल्यू जानते हो 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, यूनिट को भी हटाते हैं। और मास जो होता है अर्थ का वो तो पता ही, मास का अर्थ पता चल चुका है और लोग पता है इसको, साइंटिस्ट लोग की जानकारी में रख दिए हैं सबको। और रेडियस जो होता है अर्थ वो भी फिक्स्ड है, 6.4 इंटू 10⁻6 है ना, कि मीटर है ये, ठीक है। अब इस को कैलकुलेट करेंगे तो स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बोले सर करके बताइए, विश्वास नहीं, विश्वास नहीं, अच्छा फिर मान लो करके दिखा देते हैं। देखिए ध्यान से, मैंने कहा ये 6.7 है इंटू 10⁻11 है इंटू 6 है, 10⁻24 है और नीचे से 10⁻6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 10⁻6 का होल स्क्वायर, देखो अगर 10 की पावर, देखो a की पावर m का पावर n होता है तो a की पावर mn हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 6.4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 10 की पावर कितना 12 से 12 कट गया तो यहाँ 12 बचा। अब 12 से 11 ख़त्म हो गया तो कितना बचा, एक बचा। 6.7 इंटू 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 6.4 इंटू 6.4। दास कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको देखो, ये एक पॉइंट इस पॉइंट से ख़त्म हो गया, यहाँ कैलकुलेशन किए तो आ गया 667 इंटू 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई, ये 64 इंटू 6.4 को 64 लिख देते हैं और इसका 10 ऊपर ले जाते हैं, राइट। अच्छा देखिए 64 इंटू 64 है, राइट। अच्छा इसको काटो, 2 3 जा, 2 से काटोगे 32, राइट। अब तो नहीं कटेगा, ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा। आइए अभी कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 667 इंटू 3 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई किससे, कौन से 2 से, उधर काट लीजिए, 2 से काट लीजिए, 2 5 या 10 और 2 से 32 कटेगा, 2 5 या 10 ये कटेगा 16, अब तो नहीं कटेगा। तो 5 से 25 या 75, 67 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 16, सही है। अब कैलकुलेट करके दिखाते हैं, आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हमारा कैलकुलेशन हो जाए। देखिएगा कैसे होगा, देखिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें हम लोग दिखाएंगे अभी। कितना है, 67 इंटू 75 कितना हुआ, 5025, कितना हुआ 5025। इसको डिवाइड कीजिए 32 इंटू 16, ये हो जाएगा 512। यानी आपको डिवाइड करना है 5025 को डिवाइड करना है 512 से, लगभग 9.8144 के करीब है, मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब समझ में आ गया। तो यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है उसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करके भी आ गया, और ऐसे ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं, आपको सीधे याद रखना है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अच्छा कोई आदमी आपको मास पूछे कि धरती का कितना मास है, तुम बोल दोगे 6 इंटू 10⁻24 kg। बोले रेडियस बताओ, तुम बोल दोगे 6.10⁻6 मीटर, ठीक है। अगर ग्रेविटी जी का वैल्यू पूछे तो जानकारी है ये, ठीक है। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, बट समटाइम्स टू मेक द कैलकुलेशन इजी, कभी कभी कैलकुलेशन को और आसान बनाने के लिए, क्योंकि डेसिमल में है तो दिक्कत होता है डिवीजन करने में, तो जी का वैल्यू लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। 9.8 लगभग 10 के बराबर ही है, तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है, राइट। लेकिन ज़्यादातर केस में 9.8 ही लेंगे। दिस इज डन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ये सुविधा के लिए लिया गया है ना। प्लीज नोट दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ज्वाइनिंग द बॉडी
टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। कहने का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो हमेशा उसी डायरेक्शन में एक्ट करता है जिस डायरेक्शन, मान लो ये डायरेक्शन यहाँ है, बॉडी है, अब बॉडी से ये डायरेक्शन सीधा किधर है, सेंटर की तरफ, तो इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर यहाँ होगा तो ऐसे एक्ट करेगा, एकदम सेंटर की तरफ, एकदम सेंटर, ठीक है ना, यहाँ है तो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा तो सेंटर ही में जाएगा। सेंटर की तरफ जाएगा, क्योंकि धरती हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ ही खींचती है, राइट। चलिए, तो दिक्कत, ध्यान सुनिएगा। अब देखते हैं वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी हम कुछ देर पहले क्या बोले थे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग चेंज भी होता है क्या? देखिए, प्लेस टू प्लेस चेंज होगा, तो कैसे होगा देखते हैं। पर ये कहता है वैल्यू जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ यानी स्मॉल जी डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी पे, मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम पे और रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर पे। क्योंकि ये जो फॉर्मूला था ए बराबर जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर आया था, तो जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसके बाद आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो उस सब पे स्मॉल जी का वैल्यू डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? उसका वैल्यू बढ़ेगा तो डिपेंड करेगा। तो कहता है एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी और मास जो होता है अर्थ का हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसका वैल्यू तो बदलता ही नहीं है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट एज लॉन्ग एज द रेडियस ऑफ आर रिमेन्स कांस्टेंट। तो कहता है कि अब जब दो को चीज़ कांस्टेंट हो गया, जी और एम, इस कैपिटल जी और कैपिटल एम अगर कांस्टेंट है, मतलब वो फिक्स्ड है, उसका वैल्यू बदलता नहीं है, तो बचा क्या आर। अगर आर हर जगह सेम होगा तो जी का ही वैल्यू सेम होगा, आर बदलेगा तो जी का ही वैल्यू बदलेगा। बोलिए सर, समझ नहीं आया? देखिए, अब मैंने कहा कि अभी स्मॉल जी का वैल्यू डिपेंड करता है कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर पे, राइट? यही था, नहीं कैपिटल जी भी तो था, राइट? यही था ना, तो जी एम बाय आर स्क्वायर, नहीं हाँ जी एम बाय आर स्क्वायर था, सिर्फ एम तो कट गया था, है ना, तो जी एम बाय आर स्क्वायर, ये स्मॉल एम तो कट गया था, राइट? तो ये क्या था, सॉरी फिर से देख लीजिए, स्मॉल जी का वैल्यू किस पे, कैपिटल जी एम कैपिटल मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस। अच्छा, ये और ये फिक्स है, अगर अब जो ये दोनों फिक्स हो गया तो बचा ये, अगर ये इस पे अगर ये बदलेगा तो ये भी बदलेगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे है, ये डिवाइड होगा तो कम करेगा, अगर ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा होगा, अगर ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, तो ये कम होगा, ठीक है? तो आर पे डिपेंड करता है। अब धरती जो है कहा जाता है सर्कुलर है, लेकिन सर्कुलर होता नहीं है, कहा गया है कि इलिप्टिकल टाइप का है, इसे चपटा है। अगर चपटा है तो तुम जानते हो कि इसमें रेडियस तो फिक्स होगा नहीं, यहाँ रेडियस इतना छोटा है और यहाँ रेडियस बड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो इसका मतलब हैरी करेगा, रेडियस चेंज होगा, रेडियस चेंज होगा तो जी का वैल्यू भी चेंज होगा। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं है आपको, राइट? अब आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है आर डिमेंस कांस्टेंट, अगर आर कांस्टेंट रहेगा तो जी का वैल्यू फिक्स रहेगा, आर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो जी का वैल्यू कांस्टेंट बदलते रहेगा, राइट? आर बदलेगा तो जी का वैल्यू भी बदलेगा, आर नहीं बदलेगा तो जी का वैल्यू फिक्स रहेगा। समझ रहे बात को? चलिए, मेरे अंदाज से आपके दिमाग में घुस रहा होगा, राइट? चलिए, hence the value of capital G small g hence the value of small g is constant at a given place on the surface of earth। तो जिस जगह पे अर्थ की जिस जगह पे g का वैल्यू कांस्टेंट होगा, कब? जब उसका रेडियस फिक्स्ड है, राइट? वैल्यू जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g इज नॉट कांस्टेंट एट ऑल द प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के हर सरफेस पे कांस्टेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भैया? दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। अर्थ एक पूरा पक्का गोला नहीं है, सो वैल्यू जो है इसका रेडियस का वो भी सेम हर जगह नहीं है सरफेस पे। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ड्यू टू फ्लैटरिंग ऑफ अर्थ, अर्थ का फ्लैटरिंग है, फ्लैट है, चपटा टाइप का है। एट द पोल्स, पोल्स के पास फ्लैट है वो, राइट? ऑल द प्लेसेस ऑन इट्स सरफेस आर नॉट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से हर डिस्टेंस सेम नहीं है, समझ रहे बात को? हर डिस्टेंस सेम नहीं है फ्रॉम द सेंटर, एंड सो द वैल्यू जी वेरी, इसलिए जी का वैल्यू वेरी करता है, बदलता है लैटिट्यूड के साथ, राइट? ठीक है ना? सिंस रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ का रेडियस पोल्स पे मिनिमम होता है, पोल्स पे मिनिमम होता है, ये इक्वेटर है और ये पोल्स, राइट? मिनिमम होता है। देखो यहाँ रेडियस कम है ना, तो वैल्यू जी का मैक्सिमम होगा, क्योंकि आर नीचे था तो जी का वैल्यू कम तो टोटल ज़्यादा, सॉरी आर का वैल्यू कम तो टोटल वैल्यू ज़्यादा, तो जी का वैल्यू मैक्सिमम।
पोल्स पे स्मॉल जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है, दिस इज कॉल्ड पोल्स, राइट। अगेन रेडियस जो होता है अर्थ का मैक्सिमम होता है इक्वेटर पर, देखो ये रेडियस ज़्यादा है तो नीचे वाला क्वांटिटी ज़्यादा, तो टोटल क्वांटिटी कम, तो जी का स्मॉल जी का वैल्यू कम, वो दिक्कत, तो मिनिमम होगा इक्वेटर पर, बिकॉज रेडियस जो है डिनोमिनेटर में होता है फॉर्मूला जो जी निकालते हैं उसका, है ना, इसी वजह से कोई दिक्कत। अब देखिए वी फाइंड दैट वैल्यू जो है जी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, बात सही है। जी देखो जी और आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नाउ एज वी गो अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ से ऊपर जाते हैं तो डिस्टेंस जो है सेंटर से इंक्रीज करेगा, ऊपर जाएंगे तो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस दूर जाएगा। नहीं समझ में आता, अर्थ का ये सेंटर है, इससे बॉडी दूर जाएगा तो रेडियस नहीं बढ़ेगा। यस सर। माइंड कहाँ रहता है तुम लोग का, प्यारे बच्चों, जितने भी लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझना है तो आप प्लीज़ ब्रेन को यहीं रखें, इधर उधर कुछ भी ना सोचें, ठीक है ना, यहीं पर रखें ब्रेन को, ठीक है। आगे देखिए, मैंने कहा कि सेंटर से अगर दूर जाएगा बॉडी, ऊपर जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, एंड हेंस द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज। भाई आर बढ़ेगा तो ये टोटल क्वांटिटी कम ना होगा, कम होगा तो जी का वैल्यू कम होगा, राइट। हेंस जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा बिकॉज आर इंक्रीज कर रहा है, आर बढ़ेगा तो ये कमेगा तो ये भी कमेगा। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर ऊंचाई पर गया सरफेस ऑफ अर्थ के तो 9.23 मीटर पर सेकेंड आ गया, कम गया। लगभग अर्थ के सरफेस से 200 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो तब जी का वैल्यू, स्मॉल जी का वैल्यू कैलकुलेट किया, 9.23 मीटर पर सेकेंड हुआ। एट एन एल्टीट्यूड 1000 किलोमीटर गया तो 7.34 मीटर पर सेकेंड हो गया। 5000 किलोमीटर जाने पर स्मॉल जी का वैल्यू 3.08 मीटर पर सेकेंड हो गया। 10,000 किलोमीटर जाने पर 1.49 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गया, और 20,000 किलोमीटर जाने पर 0.57 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और 30,000 जाने पर जी का वैल्यू ओनली 0.30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। जितना ऊंचा जाते जाओगे जी का वैल्यू कमते जाएगा, इसीलिए कहा जाता है कि आउटर स्पेस में जी का वैल्यू नेग्लिजिबल होता है, कम होता है, वहाँ ग्रेविटी काम, इसलिए एस्ट्रोनॉट वगैरह जाता है तो हवा में उड़ते रहता है, राइट। इससे वहाँ क्योंकि वहाँ पर जी रहता, वहाँ पर पैदल चल नहीं सकता, समझ रहे बात तो को, है ना, एस्ट्रोनॉट पर। अच्छा कहाँ पर, तो हल्का फुल्का ग्रेविटी है सर, मून पे है ग्रेविटी, वो हल्का फुल्का ग्रेविटी 1/6 होता है ग्रेविटी, वो क्या होगा अभी बताएंगे, ठीक है। आइए, अब फॉर्मूला बताता है कि वैल्यू जो है जी का इंक्रीज करेगा गोइंग डाउन इनसाइड द अर्थ, तो भैया जब ऊपर गए तो कमा, तो नीचे आने पर बढ़ेगा जी के वैल्यू, बिकॉज द वैल्यू ऑफ आर डिक्रीजेज, क्योंकि अब आर का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो बताइए सेंटर से डिस्टेंस कमेगा तो आर का वैल्यू क्या होगा, कमेगा, तो ये टोटल वैल्यू बढ़ेगा तो जी भी बढ़ेगा। तो हाउ एवर दिस इज नॉट ट्रू, कहता है अर्थ बिकॉज द वैल्यू ऑफ आर डिक्रीजेज, दिस हाउ एवर इज नॉट ट्रू, लेकिन ऐसा सही होता एक्चुअली दिस फॉर्मूला फॉर जी इज नॉट एप्लीकेबल एट एनी पॉइंट इनसाइड द अर्थ। ये धरती के सरफेस पे कहीं पर वैलिड है, धरती के सरफेस के अंदर किसी भी पॉइंट पे ये फॉर्मूला वैलिड नहीं। At the moment, it will be sufficient for us to know the value of G also decreases as we go down inside the earth। अब कहता है जैसे जैसे अर्थ के अंदर भी जाइएगा ना तब भी G का वैल्यू घटेगा ही, बढ़ेगा नहीं। ये बात दिमाग में रख लीजिए और अभी इतना ही जानने की ज़रूरत है, राइट। एंड इट बिकम्स जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पे जाइएगा तो जीरो हो जाएगा ग्रेविटी। तो सेंटर पर जाएंगे, अगर धरती के एकदम केंद्र में चले जाएंगे, समझ लो कोर के पास, तो वहाँ भी ग्रेविटी जीरो हो जाता है, ठीक है ना। प्लीज़ नोट दैट वैल्यू जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जी का वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सरफेस पे ही होता है। एट डिक्रीजेज ऑन गोइंग अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो जब सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जाएंगे तो कमेगा, फिर सरफेस ऑफ अर्थ के नीचे जाएंगे, इनसाइड जाएंगे तो भी कमेगा, राइट। कोई दिक्कत, आप देख सकते हैं जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज द मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी डिक्रीजेज ऑन गोइंग अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस के अंदर भी गए तो कमेगा, सरफेस के ऊपर भी गए तो कमेगा, एज वेल एज गोइंग बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ और इनसाइड द अर्थ, राइट, तब भी कमेगा, राइट। कोई दिक्कत। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं आगे कॉन्सेप्ट, राइट। अब देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए स्मॉल जी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ए बॉडी, बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए राइट डाउन फार्मूला लिखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, स्मॉल जी का क्या होता है, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। कैपिटल जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम होता है मास ऑफ अर्थ, कैपिटल आर होता है रेडियस ऑफ अर्थ, सही है। वी फाइंड दैट दिस फार्मूला, हम लोग ने पाया कि ये फार्मूला जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इन्वॉल्व्स
ओनली मास ऑफ अर्थ, इसमें सिर्फ क्या है, कैपिटल M है, राइट। इट डज नॉट इन्वॉल्व द मास ऑफ बॉडी, लेकिन इसमें जो बॉडी गिर रहा है उसका मास नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। ऑन विच द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ एक्ट, जिस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है उसका तो मास दिख ही नहीं रहा है, तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डिपेंड करता ही नहीं है बॉडी के मास पे, यानी कोई भी बॉडी है सेम प्रोसेस से गिरेगा, राइट। ऑल बॉडी वेदर हैवी हो या लाइट, हल्का हो या भारी, फॉल विद द सेम एक्सलेशन टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ सेम एक्सलेशन से गिरेगा, हल्का हो या तो बिग स्टोन, बड़ा पत्थर फॉल करेगा सेम एक्सलेशन से, और छोटा पत्थर भी सेम एक्सलेशन से, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ की वजह से जो एक्ट करता है उन दोनों पे फ्री फॉल के अंदर, मतलब उस पर कोई ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, राइट। राइट, मूव ऑन करो। डज नॉट डिपेंड ऑन देयर मास, वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, राइट। बोथ द स्टोन्स आर एक्टेड अपॉन बाय द सेम एक्सलेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों जो स्टोन है वो सेम एक्सलेशन से 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही नीचे गिरेगी। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बड़ा पत्थर और स्मॉल पत्थर ड्रॉप करेंगे अगर किसी छत से घर के साइमल्टेनियसली एक साथ, साइमल्टेनियसली मतलब होता है एक साथ, दे विल रीच ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे रीच करेंगे सेम टाइम में, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इसके अलावा क्वेश्चन है आप कीजिएगा। आगे देख सकते हैं एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, कहता है जो वैल्यू जो होता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून, मून पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लगता है, अबाउट 1/6 ऑफ अर्थ, मतलब 1/6 भाग हो जाता है अर्थ का, मतलब अगर अर्थ पे 36 की जो केजी वजन है तुम्हारा, कितना 36 केजी, तो मून पे जाओगे तो 36 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा, 6 केजी, कितना हो जाएगा, 6 केजी, समझ में आ रहा है, बोलिए सब। अगर धरती पर तुम्हारा वजन 60 केजी है, अर्थ पे मास तुम्हारा है, तो मून पे जाओगे, मून पे मास जो है वो 60/6 हो जाएगा, यानी 10 केजी हो जाएगा, यानी धरती का 1/6 होता है कम, क्या वेट नहीं, ग्रेविटी वहाँ कम होता है, ठीक है। ये फोटोग्राफ शो करता है कि एस्ट्रोनॉट जो है सरफेस ऑफ मून पे है ना, हवा में, सिंस जी का वैल्यू मून पे लगभग 1/6 होता है, जी का वैल्यू अर्थ के हिसाब से, तो वेट जो है एस्ट्रोनॉट का मून पे लगभग 1/6 हो जाएगा उसके वजन का, दाउ इस मास, लेकिन उसका मास हर जगह सेम रहेगा, बॉडी का मास सेम रहता है, मास कभी बदलता नहीं। मास क्या होता है, जिस मटेरियल से तुम्हारा शरीर बना है तो मटेरियल तो फिक्स रहेगा, और वज़न ग्रेविटी के हिसाब से बदलता है। तो मास और वेट में क्या अंतर है, मास होता है कितना मटेरियल तुम्हारे शरीर के अंदर है, ढांचा ऊंचा सब हड्डी पड्डी है ना, और उसमें ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही वेट हो जाता है, क्या हो जाता है, तो ये अंतर होता है, पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। देखिए समझ में आया, आगे देखिए ध्यान से, आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो मतलब इतना समझ में आ गया ना कि वैल्यू जो होता है जी का मून पे लगभग 1/6 होता है, वैल्यू जो होता है जी पर अर्थ के उसके, है ना। चलिए अभी तक लोग क्या देखे और क्या आगे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कहता है अब देखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। इक्वेशन जो है मोशन का, पहले तो मोशन का इक्वेशन पढ़े थे अगले पिछले चैप्टर में, अब उसका भी फ्रीली फॉलिंग बॉडीज में उसका इक्वेशन कैसे होगा देखिए। सिंस द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज फॉल विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन, तुम जानते हो कोई बॉडी ऊपर से नीचे करता है तो यूनिफॉर्म एक्सलेशन होता है, उसके वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करता है। द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन का 3 इक्वेशन था जानते हो, जो अर्लियर हम डिराइव किए थे उस बॉडीज़ के लिए जो यूनिफॉर्म एक्सलेशन करता है, बात सही है कि नहीं। टू द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, फॉर फ्रीलिंग फॉलिंग बॉडीज, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, सो वी रिप्लेस द ए, तो हम लोग स्मॉल ए जो पहले फॉर्मूला में लगाए थे उसकी जगह स्मॉल जी लिख देंगे, राइट, ऑफ द इक्वेशन बाय जी, है ना। सिंस वेरी वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ का h हाइट होता है, वहाँ पर डिस्टेंस s लिए थे, यहाँ ऊपर की तरफ जाएगा तो h हाइट लेंगे, क्या लेंगे, तो हम लोग s को h से रिप्लेस कर देंगे और इक्वेशन में, ठीक है ना। तो ये मॉडिफाइड होकर कैसा बन जाएगा देखिएगा ध्यान से। पहला जनरल इक्वेशन जो मोशन का पढ़े थे v = u + at, अब a की जगह g लिख दीजिए, v = u + gt हो जाएगा, ठीक है। एक्सलेशन यहाँ पर था और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। s स्ट्रेट लाइन पे चल रहा था या फिर कोई कर्व रेखा पर, यानी सरफेस पे चल रहा था, अब ऊपर जा रहा है तो s की जगह h रिप्लेस कर दें, ut + ½ at की जगह gt² हो जाएगा, राइट। v² u² + 2s, v² u² + 2gh, राइट। ये सब फार्मूला मॉडिफाइड हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। जहाँ बस क्या किए, स्मॉल a को स्मॉल g से और स्मॉल s को स्मॉल h से रिप्लेस कर दिए, ठीक है। डिस्टेंस को हाइट से और एक्सलेशन को g से, ठीक है, ग्रेविटी से।
कोई दिक्कत। अब इस फॉर्मूला जो मॉडिफाइड फार्मूला है इसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे, राइट। वी शुड रिमेंबर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द मोशन ऑफ फ्रीलिंग फॉर दी बॉडी के लिए, मोशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। जब कोई बॉडी को ऊपर फेंकोगे या बॉडी ऊपर जाएगा वर्टिकली, सॉरी जब व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जब कोई बॉडी सीधे सीधे नीचे गिरेगी तो वेलोसिटी इंक्रीज करता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी बराबर क्या होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जब कोई बॉडी को ऊपर फेंकेंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव हो जाएगा, राइट। जब कोई बॉडी ड्रॉप होगा फ्रीली फ्लोइंग हाइट, किसी हाइट से छोड़ोगे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी यू होता है, वो जीरो होगा क्योंकि शुरुआत में उसका जीरो होता है। अच्छा, जब कोई बॉडी थ्रो करोगे वर्टिकली अपवार्ड, तो अपवार्ड जाने पर फाइनल वेलोसिटी उसका जीरो हो जाता है, फिर नीचे गिरता है, राइट। टाइम टेकन बाय बॉडी टू राइज टू हाइट राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू द टाइम टेकन टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट। कहता है कोई बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका तो मैक्सिमम हाइट तक गया, उसमें जितना टाइम लगा, फिर वही बॉडी अगर ऊपर से नीचे ग्राउंड को टच करेगा तो उतना ही टाइम लेगा, ठीक है। कोई दिक्कत। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिए, कोई भी दिक्कत हुआ तो हमसे पूछिए, ठीक है। आगे देखो, ये मास और वेट के बारे में बात कर रहे थे और मास और वेट का कॉन्सेप्ट वापस से हमारे पास आ गया, सही है ना। चलिए देखिएगा, कहते हैं मास क्या होता है। मास जो है बॉडी का वो क्वांटिटी होता है, मात्रा होता है मैटर का यानी मटेरियल का, जो कंटेंट इन इट, जो उसके अंदर होता है, ठीक है। तो मास जो है बॉडी का वो क्वांटिटी होता है मैटर या मटेरियल का जो उसके अंदर होता है। मतलब तुम्हारे शरीर के अंदर कितना कौन कौन ढांचा है, शरीर है, मांसपेशियाँ हैं, क्या क्या सेल्स, ठीक है, उस सब का जो वो मैटर से बना है, राइट। तो वही मैटर जो होता है वही मास होता है, ठीक है। मास स्केलर क्वांटिटी है, मास का डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक ना। 5 किलो फेफड़ा के अंदर घुस गया ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड है लेकिन कोई डायरेक्शन इसमें नहीं होता है। मास जो होता है बॉडी का कॉमनली मेजर्ड बाय एन इक्वल आर्म बैलेंस, मतलब तराजू, आर्म बैलेंस मतलब तराजू से आप मास मेजर कर सकते हैं। ऐसा यूनिट जो होता है मास का वो किलोग्राम होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में केजी लिखते हैं, राइट। ये देखिए कॉमन बीम बैलेंस है, तराजू है, राइट। ये केमिकल बैलेंस है, इट इज़ यूज फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट जो होता है साइंस लेबोरेटरी में उसके लिए होता है, राइट। सोनार वगैरह भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक ना, क्योंकि वहाँ पर रेसिस्टेंस वगैरह कम होता है, जो वैक्यूम चैम्बर में डाल दिया जाता है, ठीक है ना, एक्यूरेट के लिए। आगे देखिए, कहता है ए बॉडी कंटेन्स सेम क्वांटिटी ऑफ मैटर वेयर बी वेदर ऑन अर्थ, मून और इवन इन आउटर स्पेस। कहता है कोई भी बॉडी सेम क्वांटिटी का मैटर रखता है, चाहे जहाँ कहीं भी जाए वो, चाहे अर्थ पे हो, मून पे हो, आउटर स्पेस में हो, कहीं भी हो, मास कभी बदलता नहीं है। सो मास जो ऑब्जेक्ट का सेम होता है एवरीवेयर। एग्जाम्पल, अगर मास जो है ऑब्जेक्ट का 5 किलोग्राम अर्थ पर है तो 5 किलोग्राम मून पर भी होगा, दूसरे प्लानट पे भी होगा, आउटर स्पेस में भी होगा। तो मास जो है बॉडी का वो कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, वो कभी नहीं बदलता एक जगह से दूसरी जगह जाने पर भी, ठीक है। मास जो है बॉडी का यूजुअली डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। मास जो है बॉडी को मेजर करता है इनर्शिया ऑफ द बॉडी। मास मतलब क्या होता है, इनर्शिया ऑफ बॉडी, बॉडी कितना देर तक रुकना चाहता है, एंड इट इज़ नॉन से इनर्शियल मास। मतलब मास ऑफ ए बॉडी, बॉडी का जो मास होता है वो क्या मेजर, मेजर ऑफ, सॉरी वो मेजर है इनर्शिया ऑफ बॉडी। बॉडी का इनर्शिया, जड़त्व जो होता है, बॉडी का इनर्शिया ही मास है। बॉडी का इनर्शिया यानी कितना मास कंटेन, कितना मैटर को कंटेन कर सकता है बॉडी, वो इनर्शिया है बॉडी का, वही मास है, क्या है, वही मास। और इसी को हम लोग इनर्शियल मास कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर्शियल मास, है ना। मास जो है बॉडी का कैन नॉट बी जीरो, कभी भी बॉडी का मास जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि मास मटेरियल से बना है, मटेरियल कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो हो गया तो चीज़ दिखाई नहीं देगा, राइट। अब मास समझ में आ गया। वेट पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिएगा। The earth attract everybody or object towards its center with a certain force which depend on the mass of the body and acceleration due to gravity at that place. कहता है धरती जो होता है हर चीज़ को अट्रैक्ट करता है अपने सेंटर की तरफ एक फिक्स फोर्स से, जो फोर्स डिपेंड करता है उस बॉडी के मास पे, है ना, एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटी के एक्सेलेरेशन की वजह से उस प्लेस पे कितना एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उस पर डिपेंड करता है। मतलब वापस से देखते हैं, धरती हर चीज़ को खींचती है अपनी तरफ, सेंटर की तरफ, और ये जो खिंचाव होता है ये फिक्स होता है, कितना से खींच रही है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से खींच रही है सबको, ठीक है। ये डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी पे एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो ये बॉडी कौन सा बॉडी खिंचा रहा है, राइट, और कितना फोर्स से खिंचा रहा है, ठीक है। वेट जो होता है बॉडी का, वेट जो होता है बॉडी का, किसी बॉडी का वज़न वो फोर्स होता है जिससे वो अट्रैक्ट होता है सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। यानी तुम्हारा वज़न अगर 60 kg है, तुम समझ लो कि तुम पे खिंचाव हो रहा है अर्थ का, इसके वजह से तुम्हारा मास को अर्थ खींच रहा है एक फोर्स से, इसलिए दोनों मल्टीप्लाइड होके उसका प्रोडक्ट वेट बन जाता है, राइट। चलिए, इन अदर वर्ड्स फोर्स जो है अर्थ ग्रेविटी का, अर्थ के ग्रेविटी का जो फोर्स है, ताकत है जो एक्ट करता है कोई बॉडी पे, वही वेट है, ठीक है। तो कोई भी बॉडी पे मुंह बंद करो, राइट, कोई बॉडी पे अगर फोर्स लग रहा है,
ग्रेविटी की वजह से वही वेट का निर्माण कर देता। तो फोर्स बराबर कह सकते हैं मास होगा उस बॉडी का इंटू एक्सलेशन होगा, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सलेशन प्रोड्यूस बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ इज नोन एज एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो एक्सलेशन देता है अर्थ अट्रैक्ट करने के लिए उसी को एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इसको स्मॉल जिसे लिखते हैं। तो डाउनवर्ड फोर्स जो बॉडी का m मास पे है गिवन बाय, अगर नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है m मास की बॉडी पे तो इसको m इंटू जी कहेंगे, फोर्स लग रहा है। डेफिनेशन से कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है अर्थ का बॉडी पे उसको वेट कहते हैं और वेट W होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो वेट है। तो फोर्स बार बार लिखते हैं, यहाँ वेट भी लिख रहे हैं, तो दोनों को इससे अच्छा कहा एक ही चीज़ लिख दें। तो कहता है कि भाई W को यानी यही वेट जो है वही तो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ बॉडी। तो इसको F नहीं लिख के W लिख दी, तो W बराबर m इंटू जी हो गया। ठीक है, नया फॉर्मूला जनरेट हो गया। वेट बराबर मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, जो m मास होता है, g एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। सही है। अच्छा, वेट जो है मेजर्ड होता है सेम यूनिट, फोर्स मेजर करता है, राइट। वेट इज मेजर्ड इन द सेम यूनिट एज फोर्स। जैसे फोर्स मेजर होता है ना वैसे वेट भी मेजर होता है। ऐसा यूनिट फोर्स का क्या होता है न्यूटन, तो ऐसा यूनिट वेट का भी क्या होगा न्यूटन होगा। ठीक है, 5 न्यूटन का वेट है। ठीक है ना। अच्छा, कैलकुलेट करेंगे वेट 1 किलोग्राम मास का। देखो मास 1 किलोग्राम है तो W बराबर m इंटू जी होता है। 1 किलोग्राम 9.8 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करोगे तो 9.8 न्यूटन आ गया, राइट। तो वेट जो होता है 1 किलोग्राम मास पे 9.8 न्यूटन लगता है। सही है, कोई दिक्कत। देखिए 1 किलोग्राम मास पे वेट कितना है 9.8 न्यूटन। इसका मतलब है कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मास पे फोर्स जो लग रहा है सरफेस ऑफ अर्थ पे वो 9.8 न्यूटन है। सही है। Yes, sir. अब कहता है वी हैव जस्ट सीन, हम लोग देखे W बराबर m इंटू जी। नाउ एट अ गिवन प्लेस, किसी जगह पे वैल्यू जो होगा G का कांस्टेंट है, देयरफॉर एट अ गिवन प्लेस उस जगह पे वेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के। ठीक है, दैट इज एट अ गिवन प्लेस वेट जो होता है बॉडी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। वेट मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास कर दीजिए। इट इज़ ड्यू टू रीजन दैट किसी गिवन प्लेस पे वी कैन यूज़ वेट ऑफ ए बॉडी एज मेजर ऑफ द मास, क्योंकि वेट जो होता है मास ही का तो मेजर होता है, राइट। जैसे स्प्रिंग बैलेंस देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो स्प्रिंग बैलेंस 1 kg का वजन लगा ना, तो इसमें लगभग 10 के करीब 9.8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यानी वेट लग रहा है, राइट। ये वेट कितना है 9.8 न्यूटन। 100 ग्राम है तो देखो 0.1 न्यूटन के करीब लग रहा है, राइट। वेट जो है 1 किलोग्राम पे 9.8 न्यूटन लग रहा है। सही है। वेट जो है 100 ग्राम पे 1 न्यूटन लग रहा है। सही है। तो 1 न्यूटन कितना पे लगता है 100 ग्राम पे, 100 ग्राम मास। ठीक है। आइए देखिए, एस्ट्रोनॉट है, वेटलेस है, वेटलेस इसका वेट पता नहीं चल रहा है। ऑर्बिट नियर हिज स्पेस क्राफ्ट में है ये, है ना। इन दिस इंटरप्लानेटरी स्पेस, ये जहाँ पे इंटरप्लानेटरी स्पेस यानी प्लानट के बीच में होगा कहीं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ 0 है। तो एस्ट्रोनॉट हैज़ नो वेट, तो एस्ट्रोनॉट का कोई वेट नहीं है, वेटलेस है। अंडर दिस कंडीशन वेटलेसनेस द एस्ट्रोनॉट हैज़ टू यूज स्मॉल जेट्स गैस टू मैन्यूवर इज मूव्स। तो कहता है वो जेट का इस्तेमाल करता है, उससे वो मैन्यूवर का मतलब इधर उधर चलता है। ठीक है। वेट वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे वेक्टर क्वांटिटी है देखिए ध्यान से, इसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। क्यों? अच्छा, वेट नीचे लटक रहा है, वेट नीचे लटक रहा है, इसका वैल्यू भी है, तो डायरेक्शन फिक्स है ना, नीचे की तरफ डाउनवर्ड, अपवर्ड, साइड वाइज, है ना। इसका डायरेक्शन अगर फिक्स हो तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेट जो होता है बॉडी का वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो वेट जो है बॉडी का यूनिट कैपिटल W से डिनोट करते हैं। वेट जो है बॉडी का उसको हम लोग W बराबर m इंटू जी लिखते हैं। सिंस G जो है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, इसीलिए वेट जो होता है बॉडी का वो भी प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है। वेट जो है बॉडी का हमेशा फिक्स नहीं रहता है। इंटरप्लानेटरी स्पेस में G 0 होता है तो बॉडी पर वेट 0 हो जाता है, और हम लोग ट्रू वेटलेस पूरा का पूरा मतलब वजन है ही नहीं ऐसा महसूस करते हैं। तो वेट जो है बॉडी का कैन बी 0, वेट 0 हो सकता है लेकिन मास कभी 0 नहीं हो सकता। मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं है आपको, राइट। आइए हम जानते हैं कि वैल्यू जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G का वो कमता है जब हम धरती के अंदर भी जाते हैं तब, और 0 हो जाता है सेंटर पर, किसके, अर्थ के। वाट एवर बी द वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, कहता है सरफेस ऑफ अर्थ पर क्या वजन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स वेट बिकम्स 0, उसका वेट 0 हो जाता है जब इट इज़ टेकन टू द सेंटर ऑफ अर्थ, जब उसको सेंटर ऑफ अर्थ पे ले जाते हैं, राइट। बिकॉज वैल्यू होता है G का 0 होता है सेंटर ऑफ अर्थ पे। ठीक है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड विथ ए स्प्रिंग बैलेंस, जो वेट होता है किसका, ऑब्जेक्ट का, वो मेजर्ड होता है स्प्रिंग बैलेंस के हिसाब से। सही है। कोई दिक्कत? मैंने कहा वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है डिक्रीज करता है जब सरफेस से नीचे जाते हैं, राइट। और अर्थ के सेंटर पे जाके वो 0 हो जाता है। तो जब भी हम वेट का बात करें, वाट एवर बी द वेट ऑफ बॉडी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पर क्या उसका वजन है,
वेट बिकम्स जीरो, जब उसको सेंटर पे ले जाएंगे तो वो जीरो हो जाएगा, राइट। तो बिकॉज क्योंकि वैल्यू जो जी का है वो जीरो हो जाता है सेंटर पे, किसके, अर्थ के। तो वेट जो है ऑब्जेक्ट का मेजर होता है स्प्रिंग बैलेंस से। स्प्रिंग बैलेंस से आप वजन माप सकते हैं किसी चीज़ का, राइट। ये जो स्प्रिंग बैलेंसेस है इसका इस्तेमाल वेट को मेजर करने के लिए होता है। देखिए ये भी स्प्रिंग बैलेंस एक काइंड का, स्प्रिंग बैलेंस फिक्स्ड कर दिया गया है। इसमें स्प्रिंग जितना इलोंगेट करेगा उससे पता चलेगा, ये पॉइंटर है जो बताता है कितना वजन है। ऑब्जेक्ट इसमें लटका दीजिए, स्प्रिंग बैलेंस रीड कर रहा है, देखो यहाँ 6 न्यूटन पे है ना, यानी 6 न्यूटन का वेट है इसके पास है। स्प्रिंग बैलेंस गिव्स अस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग बैलेंस क्या देता है, ऑब्जेक्ट का वेट देता है, ऑब्जेक्ट का वेट देता है। कैसे देता है, क्योंकि एक्सटेंशन खिंचाव जो होता है स्प्रिंग का वो डिपेंड करता है फोर्स विथ विच इट पुल्ड डाउनवर्ड्स विद द अर्थ। कहता है इसका जो स्प्रिंग में खिंचाव हुआ, ये स्प्रिंग में खिंचाव हुआ किसके वजह से, इसमें जो वजन लटका है उसके वजह से, वो नीचे की तरफ, राइट। तो इट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स था, ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा था, जो ऑपरेट किया, जो स्प्रिंग बैलेंस को चलाया, ना कि उसका मास था, ठीक है ना, ना कि उसका मास था। भाई किसी भी चीज़ का मून पे क्या वेट होता है देखिएगा, जस्ट एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। कहता है जस्ट एज द वेट, जिस तरह से वजन किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे फोर्स होता है जिससे अर्थ उसको खींचती है। वजन क्या होता है धरती पर, जिस फोर्स से अर्थ उस ऑब्जेक्ट को खींचती है तो वजन आता है। उसी तरीक़ा से वेट जो है ऑब्जेक्ट का मून पर भी वो फोर्स ही होता है जिससे मून अट्रैक्ट करता है उस ऑब्जेक्ट को, राइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मून का लगभग 1/6 होता है अर्थ के, मतलब अर्थ से 6 गुना कम होता है। तो वेट जो है ऑब्जेक्ट का मून पे वो अबाउट 1/6 होगा क्या है अर्थ पे उसके हिसाब से, राइट। तो स्प्रिंग बैलेंस शो करता है वेट किसका, बॉडी का 6 न्यूटन। अगर अर्थ पे है मान लो स्प्रिंग बैलेंस 6 न्यूटन का बता दिया वेट है, धरती पे 6 न्यूटन का है क्या वज़न किसी चीज़ का, तो अगर उसको हम ले जाएंगे, तुम बोलोगे अगर उसको ले जाएंगे मून पे तो उसका वज़न कितना हो जाएगा सर? 1/6 से उसे अधिक कर देंगे। अथी नहीं पता, 1 आ जाएगा सर, 1 आंसर कितना आ जाएगा 1 क्योंकि 6 से 6 को डिवाइड कर देंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 न्यूटन हो जाएगा जब उसको मून पे ले जाएंगे, ठीक है। तो वेट जो है ऑब्जेक्ट का मून पे लेस हो जाता है अर्थ के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मास और रेडियस जो है मून का वो कम है। ऐसा क्यों हुआ, मास अर्थ का अलग है, मून का भी मास अर्थ का रेडियस अलग है, उसका रेडियस तो जी के वैल्यू अलग आएगा, तो लगभग 1/6 आ जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए वो कम फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाता है। अच्छा, ये शो करना है कि वेट जो है ऑब्जेक्ट का मून पे 1/6 है अर्थ की वेट का, इसको दिखाना है। देखिए ध्यान से, एक मून का बगी है ऑन मून सरफेस पे बगी है, लोग जा रहा है। द मास ऑफ मून बगी इज़ द सेम ऑन द अर्थ ऑन द मून। मास जितना इसका अर्थ पे था उतना ही मून पे है, लेकिन वेट जो है मून बगी का है ना, हाउएवर 1/6 हो जाएगा जो वेट था उसका, है ना। तो ऐसे इसलिए होता है कि जी जो होता है मून का लगभग 1/6 होता है अर्थ का, यानी जी जो है अर्थ का है ना 1/6 होता है जी ऑफ मून, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने दिखाने जा रहे हैं कि भाई वाकई में 1/6 कैसे है। मान लीजिए हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मास m है, लेट उसका वजन जो है मून पे WM मान लेते हैं, ठीक है। मून पे उसका वेट कितना हो रहा है WM, वेट ऑन मून उस बॉडी का। अगेन सपोज दैट मास ऑफ द मून जो है कैपिटल M हो गया और रेडियस जो है मून का कैपिटल R हो गया। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाए तो वेट और फोर्स होता है, जानते हो है ना। तो कितना हो जाएगा WM, फोर्स ही है, फोर्स बराबर G m1m2/r², मास ऑफ मून मास ऑफ बॉडी और इंटू R²। दिस इज एक्चुअली फोर्स होता है जिससे मून अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को, सही बात है। सपोज द वेट जो है सेम ऑब्जेक्ट का अर्थ पे WE है। नाउ अब जो है मास जो है अर्थ का 100 टाइम्स होता है मून का, याद रखिएगा। चंद्रमा से 100 गुना वजनी होता है कौन, अर्थ, ठीक है। और रेडियस जो है 4 गुना होता है मून का, कौन, अर्थ का रेडियस। ज़्यादा किसका होता है, अर्थ का। कितना होता है रेडियस, 4 गुना। तो मास जो है मून का कैपिटल M मान लेते हैं, है ना। तो मास ऑफ अर्थ का 100 M मान लेते हैं, और रेडियस जो है मून का कैपिटल R मान लेते हैं, तो इसका 4R मान लेते हैं अर्थ का। चलिए सब पॉइंट को रख देते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ में, ठीक है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। W वेट ऑफ अर्थ G 100 m/r², वेट ऑफ अर्थ इतना आ गया। अब इक्वेशन 1 ये था किसके लिए, मून के लिए। अब इक्वेशन 2 किसके लिए है, अर्थ के लिए। अब डिवाइड की इक्वेशन 1 को 2 से, वेट ऑफ मून बाय वेट ऑफ अर्थ,
तो वेट ऑफ मून बाय वेट ऑफ डिवाइड करने पर लगभग 1/6 आ गया, यानी वेट ऑफ मून जो है 1/6 होगा वेट ऑफ अर्थ। मतलब याद रखिएगा मास जो ऑब्जेक्ट का सेम होता है मून पे, लेकिन उसका वेट जो है 1/6 हो जाता है वेट ऑफ अर्थ के हिसाब से। अब हम इस सब का यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में, आप कीजिए कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अब डिफरेंसेस देख लेते हैं मास और वेट में। मास जो है तो ऑब्जेक्ट का क्वांटिटी होता है, मैटर कितना कंटेंट है उसके अंदर। मास क्या होता है, मैटर का क्वांटिटी होता है किसका कितना उसके अंदर है। वेट जो होता है ऑब्जेक्ट का फोर्स होता है जिससे अट्रैक्ट होता है वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। सही बात है। यस सर। वेट जो होता है उस बॉडी पे फोर्स होता है जो धरती अपने सेंटर की तरफ खींचती लगे। ऐसा यूनिट मास का किलोग्राम होता है, लेकिन ऐसा यूनिट वेट का न्यूटन होता है। मास जो होता है ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट होता है, लेकिन वेट जो है ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट नहीं होता, ये चेंज करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के हिसाब से, राइट। मास जो होता है ऑब्जेक्ट का कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन वेट जो ऑब्जेक्ट का जीरो होता है। एग्जाम्पल, अगर इंटरप्लानिटरी स्पेस में चल जाइए, 2 प्लानट के बीच में चल जाइए, जी जीरो होता है, तो वेट जो ऑब्जेक्ट का जीरो हो जाएगा, राइट। तो ये आप फर्स्ट पार्ट ग्रेविटेशन का कंप्लीट हो गया आपका। आप सेकेंड पार्ट के लिए तैयार हो जाइए और सारा क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो एक एक क्वेश्चन को पढ़िए, इसको रिमेंबर कीजिए। प्यारे बच्चों जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।